हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 2 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम अध्याय 1 को पढ़े, जिसमें कि भारतीय संविधान के बारे में जो कुछ था उसको हम लोग जाने। आज जो है अध्याय 2 को पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि भारतीय संविधान में क्या क्या है। अध्याय 2 में जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान में अधिकार। हमारे देश के संविधान जो है उसमें पहले अध्याय में संविधान क्या है, इसमें जो है ये कैसे बना और फिर इसकी क्या आवश्यकता है, इन सारी बातों को पढ़े। और भी बहुत कुछ था। और अध्याय 2 में टॉपिक है कि भारतीय संविधान में अधिकार। तो सबसे पहले भारतीय संविधान को तो हम लोग जान चुके हैं। अब शुरुआत होता है अधिकार से कि ये भारतीय संविधान में क्या अधिकार है। अधिकार का मतलब पहले हम जानते हैं। अधिकार वे हक है जो एक आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है। अधिकार वही है। अधिकार क्या है कि वे हक है जो एक आदमी अपने जीवन जीने के लिए वो जो है मांग करता है। अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। अब जो अधिकार है उसमें मैनिफेस्टो क्या है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया है। यानी अधिक से अधिक जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक देश, ज़्यादातर देश में लोकतांत्रिक ही है, तो लोकतांत्रिक देशों में जो नागरिकों के अधिकार है उस अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया है। यानी उसको जो है सूचीबद्ध कर दिया है, अंकित कर दिया है। ऐसी सूची को अधिकारों की घोषणा पत्र कहते हैं। यही सूचीबद्ध को जो अधिकार के बारे में बताता है, जो अधिकार संविधान में दिया गया है और जो सूचीबद्ध कर दिया गया है, जो कहीं लिखित होता है या फिर कहीं अलिखित भी होता है, तो इसे जो दिया गया है इसी को अधिकारों की घोषणा पत्र कहते हैं। इसकी मांग जो है 1928 में ही मोतीलाल नेहरू जी ने उठाई थी। यहाँ पे सिर्फ नेहरू है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले मांग जो है उन्होंने 1928 में किया था। आगे है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। हमने तो अधिकार को जाना, और अधिकार वे है जो लोगों को जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जरूरी है, तो वही अधिकार है। इसमें सबसे बेसिक जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। तो ये जो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दिया गया है, ये क्या है? तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों या स्वतंत्रता नायकों द्वारा, यानी जो फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे देश के जो लड़ाई लड़के आंदोलन करके जो हमारे देश को जो आज़ाद किया, तो इनको जो है हम लोग क्रांतिकारी कह सकते हैं या स्वतंत्रता के नायक भी कह सकते हैं। तो इन लोगों के द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाती रही। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र में मांग किया था। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। सूचीबद्ध यानी संविधान जो है, संविधान में आर्टिकल के तहत जो है मौलिक अधिकार को सूचीबद्ध कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। ये सबसे पहले तो जानेंगे कि जो सूचीबद्ध किया हुआ है, तो ये एक एक आर्टिकल के तहत जो है दिया गया है। और ये जो भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है।
ये 12 से 35 तक दिया गया है। और ये जो दिया गया उसी समय था जब संविधान जब बना, और फिर बीच बीच में संशोधन होते रहता है जिस चीज़ की ज़रूरत होता है या जिसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है, तो उससे जो है इसके लिए जो है संविधान में संशोधन होते रहता है। तो उसी में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो जो ये मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार भी ऐड था, उसमें जोड़ा हुआ था। तो इसे जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से निकाल दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार में जो है डाला गया है। अब सामान्य अधिकार क्या होता है, ये तो जो है मौलिक अधिकार हुआ, और फिर सामान्य अधिकार क्या है? वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में सांसद, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया है, इन अधिकारों में सांसद जो है कानून बना करके परिवर्तन करती है। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा कि 44वें संविधान संशोधन यानी कि अनुच्छेद 368 जो है वो जो है संविधान में संशोधन के लिए बताता है। तो संविधान में ये संशोधन कौन कर सकता है? तो ये सांसद कर सकते हैं, लोकसभा के सदस्य कर सकते हैं, और राज्यसभा सांसद कर सकते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो ये सांसद जो है कानून बनाता है, और जो कानून जो बातें निष्क्रिय है, जिसकी ज़रूरत नहीं है या फिर जिसकी आवश्यकता है, समय जब बदलता है तो लोगों की आवश्यकताएं भी बदलती है, तो इसके लिए जो है समय समय पर संशोधन होती रहती है। लगभग 104-5 संशोधन अभी तक में हो चुका है। तो ये जो है सांसद ही ये कानून बनाते हैं संशोधन करके। और फिर मौलिक अधिकार क्या है? ऊपर तो आपने अधिकार पढ़ा, फिर ये मौलिक अधिकार क्या है? ये वे अधिकार है जो संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। जैसा कि हम ऊपर बताए कि संविधान में आर्टिकल के तहत जो है आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इसी टाइप से जो है सूचीबद्ध किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक दिया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। तो वे अधिकार जो संविधान में सूचीबद्ध किए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। ये जो मौलिक अधिकार दिया गया है तो इसकी गारंटी संविधान करता है, और इस मौलिक अधिकार की लोगों की जो अधिकार है इसकी सुरक्षा भी संविधान ही करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, परिवर्तन किया जाता है। अब 1947 में जो है देश आज़ाद हुआ, 1950 में जो है संविधान बनके तैयार हो गया, 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया, और फिर उस समय से लेके अभी तक जो है जैसे जैसे समय बदल रहा है तो उसी प्रकार से लोगों की आवश्यकताएं, मांगें भी होती रहती है, और उसमें जो है संशोधन किया जाता है, और संशोधन करके उस अधिकारों में परिवर्तन भी करते जाते हैं। तो सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं सकता है। ये लोगों को जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो दिया गया है, इसमें सरकार के कोई भी अधिकार ये जो है छीन भी नहीं सकता है, और इसमें उलटफेर भी नहीं कर सकता है। अब आगे है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार ये रहा। तो भारतीय संविधान में जो ये भाग दिया गया है, तो भारतीय संविधान में जब संविधान बना तो संविधान में जितनी भी बातें लिखी हुई है वो सूचीबद्ध है, और वो जो सूचीबद्ध है वो आर्टिकल के तहत जो है दिया गया है। उसमें भाग भी है और फिर सूची भी है, ठीक है। तो ये जो है संविधान के भाग 3, जैसे 1 है, 2 है, 3 है। तो भाग 3 में जो है ये मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करता है। तो ये जो 6 अधिकार दिया गया है, पहले तो 7 अधिकार था, जिसमें कि एक कानूनी संपत्ति का अधिकार जो ऊपर हम लोग ने पढ़ा कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। पहले 7 अधिकार थे, अब जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो अब जो है ये 6 मौलिक अधिकार जो है रह गया है। अब ये 6 मौलिक अधिकार क्या क्या है आइए जानते हैं। इसमें है पहला समानता का अधिकार।
यानी कि समानता का अधिकार। इसका जो है डिफिनीशन नीचे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इतना ही जान लीजिए। और ये समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों की बात करती है। जैसे 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 14 समानता का अधिकार। तो इसी प्रकार से फिर दूसरा जो अधिकार आता है वो स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसमें जो दिया गया है 19 से 22 अनुच्छेद तक स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बताया गया है। तीसरा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब जो जिसको शोषण कर रहा है, जैसे मजदूर शोषित हो रहा है, महिलाएं शोषित होती थी, छोटे कास्ट के लोग शोषित होते थे, तो इसके लिए भी जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, वो 23 से 24 तक। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो लोगों को, जिन लोगों को जिस भी भगवान में आस्था होगी वो जो है मान सकता है, क्योंकि ये अधिकार जो है हमें संविधान में मिला हुआ है, संविधान से मिला हुआ है, और ये जो है दिया गया है 25 से 28 अनुच्छेद में। आगे है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 से 30 तक जो है अनुच्छेद में दिया गया है। आगे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हम एक अलग से वीडियो बना करके पूरी जानकारी जो है हम इसमें डालेंगे। अब है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध जो अधिकार दिया गया है क्या क्या है। इसमें है गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का भी अधिकार है, और समुचित आवास का अधिकार है। क्योंकि पहले वीडियो में हम लोग ने जाना कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जो है नस्लीय भेदभाव बहुत ज़्यादा था, क्योंकि गोरे लोगों और काले लोगों में जो है बहुत ज़्यादा जो है गोरे लोग काले लोगों पर जो है शोषण किया है और बहुत ज़्यादा जो है उसे आतंकित किया है। तो इसीलिए जो जब ये दक्षिण अफ्रीका में जब संविधान जब बना तो उसमें समुचित आवास का भी अधिकार दिया गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, भोजन का अधिकार है, पानी का अधिकार है, इन सारे अधिकार जो है। इसके अलावा भी बाल अधिकार है, ये जो बच्चे लोग हैं, जो नाबालिग है उसका भी अधिकार है। बुनियादी यानी जो सबसे निचले स्तर से जो शिक्षा है 0 से, वहाँ जो है बुनियादी शिक्षा और उच्च शिक्षा का भी अधिकार है। सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है, यानी RTI का भी अधिकार है, और सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषा समुदायों का भी अधिकार जो है दिया गया है। अब आइए जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। हमारे देश में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका जो चर्चा है वो भाग 4 में है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके बारे में चर्चा करती है। अब है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या। तो स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावे और बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देशों को सरकारों को दिए गए हैं जिनको कि न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दी जा सकती है, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है, और सरकार का दायित्व भी होता है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सके वो करे। अब इसमें जो मौलिक अधिकार की चर्चा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी अधिकार है, इसके तहत अगर ये अधिकार हमसे कोई छीनता है तो हम इसके विरुद्ध में हम न्यायालय का शरण ले सकते हैं, कोर्ट का शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में अपना अधिकार के लिए जो है हम फाइल कर सकते हैं, और अनुच्छेद जो है 32 के तहत, और फिर अपने अधिकारों की रक्षा जो है हम वहाँ मांग कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे जो है मानना और नहीं मानना सरकार के ऊपर निर्भर है, और इसके अंतर्गत जो है सरकार लोगों के कल्याण के लिए जो है नीति लागू कर सकती है, और ज़्यादातर किया भी जाता है। आगे है कि प्रमुख नीति निर्देशक तत्वों की सूची में मुख्य 3 बातें हैं। पहला है कि वे लक्ष्य और उद्देश्यों जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए।
अब वो अधिकार, वे आवश्यकताएं जो कि और वो लक्ष्य, विकास का लक्ष्य हो या फिर शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य हो, कुछ भी हो, या फिर जो उद्देश्य हो, उस उद्देश्य को जो है एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है कि वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावे मिलना चाहिए। अब मौलिक अधिकार में जो है सो है, अब उसके अलावे भी कुछ आवश्यकताएं हैं जिससे कि लोगों को मिलना चाहिए। तो यही आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए जो है या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार जो है नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है काम करती है और इसे लागू करती है। वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए, ये जो है ये है। अब है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी दिया गया है। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 क का समावेश किया गया है। अब जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में पहले अध्याय में पढ़े कि संविधान में संशोधन भी किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत। अब ये जो संविधान में संशोधन हुआ है 1976 में भी संशोधन हुआ है और ये 42वां संशोधन हुआ है। और ये जो 42वां संशोधन हुआ है उसमें क्या किया है कि पहले तो नागरिकों को मौलिक अधिकार ही दिया गया था, लेकिन नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए, ऐसा देश राज्य को महसूस हुआ, सरकार को महसूस हुआ, जिसके लिए कि सरकार ने 42वां जो है संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 51 क को जोड़ दिया गया है और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को उसमें जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है। ये तो पहले का है 10 मौलिक कर्तव्य, लेकिन अभी जो है उसमें एक शिक्षा के अधिकार को भी उसमें जोड़ा गया है, अनिवार्य शिक्षा को जो है जोड़ा गया है, तो 11 हो गया है। अब इसमें जो पहला कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। अब संविधान में जो कुछ भी है उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है और हमारे जो राष्ट्र ध्वज है उसकी भी सम्मान करना, राष्ट्रगान का भी सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उसका भी पालन करना। आगे है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। आगे है राष्ट्र जो है रक्षा एवं सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, राष्ट्र को हमेशा रक्षा और सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। आगे है नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना चाहिए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसे बनाए रखें, ये हमारा कर्तव्य है। आगे है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी प्राकृतिक पर्यावरण जो है जितने भी प्राकृतिक चीज है, जल है, धरती है, वन है, पहाड़ है, जो भी प्राकृतिक चीज है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आगे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। और आगे है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें। आगे है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। और जो है नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकार में क्या संबंध है, आइए हम पहले संबंध के बारे में जान लेते हैं कि दोनों में क्या समानता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कार्यों को करने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, उसे दबाव डालते हैं, दबाव भी डाल सकते हैं एक तरह से, लेकिन प्रेरित ज़्यादा करते हैं। और जो मौलिक अधिकार है ये तो हमसे छीने नहीं और इसके लिए जो है प्रतिबंध भी नागरिक लगा सकते हैं। दूसरा जो है समानता है कि मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, वहीं पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करता है।
जो मौलिक अधिकार है ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो वो कोर्ट का शरण ले सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है ये समाज के हित की बात करता है, पूरे समाज के हित की बात करता है। अब है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है, दोनों में कुछ मामूली सी अंतर भी है। जैसे कि मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि कानूनी सहयोग प्राप्त है, इन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त है कि अगर मेरा कोई अधिकार छीनेगा तो हम उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई कर सकते हैं। परंतु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। अगर आप कोई मांग करते हैं या फिर समाज के हित के लिए मांग करते हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप उसे सिर्फ प्रेरित कर सकते हैं, उसे जो है आगे का राह दिखा सकते हैं कि ऐसा करेंगे, ऐसा करने से ऐसा होगा, समाज के हित में होगा, देश के हित में होगा। तो सरकार के मानने और नहीं मानने पर है, लेकिन आप कानून की सहायता नहीं ले सकते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, जैसा कि हमने बताया। आगे है कि मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों और नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध समाज से है, और मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को अभी लागू नहीं किया गया है। तो ये रहा दूसरा अध्याय, और इसका जो क्वेश्चन का आंसर यानी प्रश्न का उत्तर, जितना भी इसमें प्रश्न बनता है सभी प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में मैं दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।